हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपने देखा कि अभी सऊदी अरब और यूएसए के बीच में एक न्यूक्लियर डील हुई है। सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट हुआ है 22 जुलाई 2026 को, जिसे अमेरिकी कानून के तहत जो आर्टिकल जो उनका अमेरिकी कानून का 123 एग्रीमेंट है, 123 के तहत उसको परमिशन भी हो गई है, इसलिए इसको 123 एग्रीमेंट भी कहा जाता है। इसके साथ ही दोनों देशों के बीच में बायलैटरल सेफगार्ड एग्रीमेंट भी हुआ है, जिसका उद्देश्य सऊदी अरब को शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा विकसित करने में अमेरिका के द्वारा तकनीकी मदद प्रदान की जाएगी। अमेरिका की कंपनियां सऊदी अरब को एक एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन शेयर करेंगी। तो ये एग्रीमेंट पूरे के पूरे उस क्षेत्र के लिए, मिडिल ईस्ट के लिए एक महत्वपूर्ण एग्रीमेंट के तौर पर माना जाता है। एग्रीमेंट में क्या क्या किया गया है, तो आप देखो, परमाणु ऊर्जा के लिए सऊदी अरब बिजली उत्पादन और भविष्य में डिसैलिनेशन जैसे क्षेत्रों के लिए न्यूक्लियर एनर्जी विकसित कर सकेगा। ये उसके विजन 2030 और ऑयल डिपेंडेंसी कम करने की रणनीति का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। दूसरी बात, ये एग्रीमेंट एक सबसे संवेदनशील एग्रीमेंट के तौर पर माना जाता है। सऊदी अरब क्योंकि लंबे समय से अपने घरेलू यूरेनियम रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना चाहता था और वो अपना न्यूक्लियर फ्यूल बनाने के लिए इसका एनरिचमेंट करना चाहता था, लेकिन वो कर नहीं पा रहा था। अब यूनाइटेड स्टेट के साथ ये समझौता हो जाने के कारण से उसे इसकी मदद मिलेगी। दूसरी बात, गोल्ड स्टैंडर्ड पर विवाद एक मुद्दा यहां पर आया। अमेरिका के कुछ विशेषज्ञ और बहुत सारे सांसद हैं जो चाहते हैं कि सऊदी अरेबिया को यूरेनियम एनरिचमेंट और स्पेंट फ्यूल रीप्रोसेसिंग से पूरी तरीके से रोका जाए। तो ये एक विवाद आया है इस एग्रीमेंट को लेकर के, इसलिए एग्रीमेंट और चर्चा में आ गया। इसे अक्सर इस डिस्प्यूट को गोल्ड स्टैंडर्ड कहा जाता है। लेकिन अब क्या हुआ कि 2026 में जब ये समझौता हो गया तो जितनी आलोचनाएं कर रहे थे वो सब आलोचनाएं और ज्यादा उजागर होकर के आ गई हैं। तो अब चिंता जताई जा रही है कि पुराने अमेरिकी नॉन प्रोलिफरेशन सेफगार्ड अब पर्याप्त तरीके से मजबूत नहीं रह पाएंगे। ईरान का एक बड़ा फैक्टर भी है इसमें। ये केवल एक एनर्जी डील नहीं है, बल्कि ये एक रणनीतिक दृष्टिकोण से भी समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। यदि ईरान परमाणु हथियार की क्षमता हासिल कर लेता है तो आगे देखेंगे कि सऊदी अरेबिया भी अपनी न्यूक्लियर कैपेसिटी को बनाने के लिए काम करेगा। और सऊदी अरेबिया भी अगर अपनी न्यूक्लियर कैपेसिटी को बनाने का काम करता है तो स्थिति ये होगी कि पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट में एक न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट की स्थितियां बनना शुरू हो जाएंगी। तो ईरान का फैक्टर भी बहुत महत्वपूर्ण है, इजराइल का फैक्टर भी बहुत महत्वपूर्ण है। आप ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने न्यूक्लियर कॉपरेशन को सऊदी इजराइल नॉर्मलाइजेशन के व्यापक रणनीतिक मुद्दे से जोड़ा है, जो कि पहले आपने देखा कि अब्राहम अकॉर्ड हुआ था। इसलिए न्यूक्लियर डील को अलग से देख पाना बड़ा मुश्किल है। तो ये कुछ समस्याएं भी हैं जो इस न्यूक्लियर डील से उत्पन्न होकर के आएंगी। तो क्या सऊदी अरबिया को अपने देश में यूरेनियम एनरिचमेंट और न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल की ऐसी क्षमता मिल पाएगी भविष्य में, जिससे वो मिलिट्री न्यूक्लियर प्रोग्राम की ओर मोड़ सके? इसकी संभावनाएं या इसकी संभावनाओं से इनकार करना नासमझी होगी, क्योंकि सऊदी अरब और ईरान दोनों आरंभ से ही एक दूसरे के साथ संघर्षरत रहे हैं। तो ईरान अगर न्यूक्लियर पावर्स में जाता है, वो न्यूक्लियर डेटरेंस पावर को लेता है, तो सऊदी अरब स्वभावतः डेटरेंस पावर को अचीव करने की कोशिश करेगा।
ऐसी स्थिति में एक और डायमेंशन देखने की ज़रूरत है कि अगर सऊदी अरब भी डेटरेंस पावर को होल्ड कर लेता है, प्राप्त कर लेता है और ईरान भी कर लेता है, इससे भारत को क्या कोई नुकसान या कोई फ़ायदा होगा? 2-3 बातों में हमें इसे समझना चाहिए कि भारत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। एक तो वेस्ट एशिया की स्ट्रैटेजिक स्टेबिलिटी हमारी प्रभावित होगी, क्योंकि वेस्ट एशिया में अब संवेदनशीलता आएगी। दूसरा ईरान है, सऊदी अरब है और इज़राइल है। इनके बीच में एक न्यूक्लियर बैलेंस का प्रश्न हमेशा बना रहेगा और अगर वो न्यूक्लियर बैलेंस नहीं बन पाता है, तो कोई भी परिस्थितियां और ज़्यादा भयावह हो सकती हैं। एक और स्थिति पर विचार करने की ज़रूरत है कि सऊदी अरबिया की एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन से ऑयल मार्केट पर क्या दीर्घकालिक प्रभाव पड़ सकता है, ये भी सोचा जा सकता है। भारत के लिए गल्फ में एनर्जी सिक्योरिटी और स्ट्रैटेजिक रिलेशंस भी प्रभावित हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो यूएस और सऊदी अरब के बीच न्यूक्लियर डील से उत्पन्न होने की आशंकाएं बढ़ सकती हैं। थैंक यू वेरी मच।